गुप्ता एंड गुप्ता जो कि गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है। सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट बुक है, उसी का चैप्टर है कंक्रीट स्ट्रक्चर या कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। ये एक डिज़ाइन पेपर है, इसी का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है गुप्ता एंड गुप्ता, जिसका क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में डायरेक्ट मैच करता है, चाहे वो जेई का हो, जो एग्ज़ाम वो जेई का हो या फिर स्टेट एई का हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो गुप्ता एंड गुप्ता है, उसी बुक का ये चैप्टर है, 14th नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 13 तक के चैप्टर जो है एफएम से सॉल्व करते हुए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर तक का टोटल चैप्टर को हम लोग सॉल्व करके एनालाइज करते हुए वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये 14th नंबर चैप्टर है, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और स्टार्ट करते हुए हर एक क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये चैप्टर जो है 14th नंबर चैप्टर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर इसको आरसीसी बोलते हैं, या फिर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कुछ भी इसका नाम दिया जा सकता है। हम लोग इसको आरसीसी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, इसको लेकर के चलते हैं। तो आज जो मेरा है उसको शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से। लास्ट पार्ट में हम लोग 280 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे। ये आरसीसी का ही टॉपिक है, या फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर, या फिर कंक्रीट डिज़ाइन, या स्ट्रक्चर ऑफ कंक्रीट, या डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग इस बुक का 280 तक के क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके हैं। आज हम लोग 280 से जो आगे का क्वेश्चन है उसको एनालाइज करेंगे या सॉल्व करेंगे, या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 280 से ही शुरू करते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, क्वेश्चन क्या कर रहा, इन केस ऑफ प्री टेंशन आरसीसी बीम, प्री टेंशन है आरसीसी बीम में, वो क्या है, द श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द ऑर्डर ऑफ, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट हम लोग जानते हैं, श्रिंकेज जो कंक्रीट में होता है वो कितना होता है, तो 0.0003 ये होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में जो श्रिंकेज होता है वो कितना होता है, 0.0003। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁻⁴। तो पहला ऑप्शन यही बोल रहा है मेरा कि श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁻⁴। तो ये मेरा सही हो गया। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर, रिलैक्सेशन इग्नोर नहीं करते हैं स्टील में, ये लगभग 3% होता है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओनली 1 वायर कैन बी स्ट्रेच एट ए टाइम, ओनली 1 नहीं कर सकते हैं, पूरा बंडल भी कर सकते हैं। इवन माइल्ड स्टील कैन बी यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेस, माइल्ड स्टील तो कभी भी हम लोग यूज नहीं करते हैं प्री स्ट्रेस में। तो इस तरह से आंसर इसका हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट है, फॉर द प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर एलिमेंट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड। प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर एलिमेंट में हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं। क्यों, वो बोल रहा इज यूज्ड प्राइमली बिकॉज बोथ श्रिंकेज एंड क्रीप आर मोर, श्रिंकेज और क्रीप दोनों ज़्यादा होता है। नहीं, श्रिंकेज, अगर श्रिंकेज ज़्यादा होगा तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे। श्रिंकेज इज लेस बट क्रीप इज मोर, ये भी गलत है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड क्रीप वैल्यू आर हाई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, क्रीप कम होता है। तो ऑफ हाई ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्रीप वैल्यू आर हायर, हायर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई एंड क्रीप जो होगा वो लो होगा, क्रीप जो होगा वो लो होगा। तो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं हाई टेंसाइल कंक्रीट, क्योंकि जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है और क्रीप कम होता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर डिजरेबल इन केस ऑफ, प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है वो मोर डिजरेबल कब होता है, जब सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्ट टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर प्रोवाइड करता है उसमें, तब वो मोर डिजरेबल होता है। डैट इज इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। सिलेंड्रिकल पाइप सब्जेक्ट टू इक्वल इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इक्वल नहीं होता है। एंड प्रेशर नहीं होता। जब भी होता है तो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर प्रोवाइड होता है, इंटरनल फ्लूइड प्रेशर होता है तो वो मोर डिजरेबल होता है। डैट इज ए। यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट इन, यील्ड लाइन थ्योरी जो होता है वो क्या रिजल्ट देता है, तो यील्ड लाइन जो थ्योरी है वो क्या रिजल्ट दे रहा है मेरा, यील्ड लाइन थ्योरी जो होता है वो अपर बाउंड थ्योरम को यूज करता है। लोअर बाउंड थ्योरम कौन सा होता है, स्टैटिक थ्योरी होता है। स्टैटिक जो होता है वो लोअर बाउंड थ्योरी होता है।
स्टैटिक थ्योरी जो हो गया वो लोअर बाउंड हो गया, स्टैटिक जो हो गया वो लोअर बाउंड हो गया, और यील्ड लाइन थ्योरी होगा वो अपर बाउंड हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट रखते हैं, इफ़ द नॉमिनल शियर, क्या बोल रहा है, इफ़ नॉमिनल शियर स्ट्रेस एट ए सेक्शन डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, अगर टॉबी का वैल्यू है नॉट एक्सीड कर रहा है, मीन्स लेस देन नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड है ना, तो टॉबी का वैल्यू नॉट एक्सीड कर रहा है टॉसी से, तो क्या कर रहे हैं वो पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि टॉसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0.62 रूट एफ सी के। टॉसी का मैक्सिमम जो वैल्यू होता है 0.62 एफ सी के होता है। पूछ रहा है, बोल रहा है कि शियर स्ट्रेस जो है नॉमिनल शियर स्ट्रेस वो अगर टॉसी से ज़्यादा नहीं है तो क्या कर रहे हैं, क्या इसमें हम लोग शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शियर एनफोर्समेंट जो होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइडेड, जब जो शियर स्ट्रेस जो है नॉमिनल शियर स्ट्रेस कम भी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से, परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, तो भी हम लोग मिनिमम शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें नो शियर स्ट्रेस नहीं होगा, प्रोवाइड करते हैं मिनिमम थोड़ा। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन एंड अल्टीमेट डिजाइन। अच्छा, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस आफ्टर बेंडिंग, ये तो एजम्पशन है। वर्किंग स्ट्रेस एज वेल एज लिमिट स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ तीनों के लिए। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है किसका, कंक्रीट का, वो इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मिनिमम होता है, 10 to 15% ही होता है टेंसाइल स्टील का, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये भी सही है, एजम्पशन है दोनों, और दो अल्टीमेट के लिए भी और बैकरिंग के लिए दोनों भी वैलिड होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, दैट इज सी। नेक्स्ट है, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म बार, डिफॉर्म बार दैट इन प्लेन बार। डिफॉर्म बार में होता है जो 60% इंक्रीज कर जाता है, किससे, प्लेन बार से, तो 60% इंक्रीज कर जाता है। 25% कब का इंक्रीज करता है, जब ये कॉम्प्रेशन में है, कॉम्प्रेशन में आता है तो 25% इंक्रीज करता है, और 60% कब यूज करता है, जब डिफॉर्म बार यूज करते हैं, H/SD बार यूज करते हैं, H/SD बार यूज करते हैं तो 60% इंक्रीज करता है, और कॉम्प्रेशन बार में हम लोग 25% इंक्रीज करते हैं, किससे, प्लेन बार से, ठीक है। प्लेन बार से इंक्रीज करता है 60%, और 25% 60% कब करता है, जब डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, H/SD। 25% कब यूज करता है, जब कॉम्प्रेशन बार यूज करते हैं, दोनों प्लेन बार से होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ FCU एंड FY आर द क्यूब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील। ये बाई दिया हुआ यील्ड स्ट्रेस और CU दिया हुआ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट का और स्टील का। ES is the modulus of elasticity of steel for all grades of concrete. The ultimate flexural strength, ultimate flexure strain पूछ रहा है, ultimate flexure strain पूछ रहा है कहाँ, कंक्रीट में। कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन कितना होता है, तो हम लोग देखें इसको लिमिट स्टेट मेथड में, मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, 0.0035। इस लेवल पे कितना होता है, 0.002। अगर टेंसाइल देखा जाए, टेंशन में तो कितना होता है, 0.002 प्लस FY डिवाइड बाई 1.15 इंटू ES। ये हो गया मेरा टेंशन में, ये हो गया कंक्रीट का सेक्शन में मैक्सिमम, और ये हो गया एक लेवल पे। इसमें पूछ रहा था मैक्सिमम अल्टीमेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट कितना हो जाएगा मेरा, 0.0035। ये अगर टेंशन में पूछता या टेंशन स्टील में पूछता तो ये हो जाता ये, बट यहाँ पे कंक्रीट में पूछ रहा था तो हो जाएगा मेरा 0.0035। नेक्स्ट है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर डिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू क्रीप, श्रिंकेज एंड टेम्परेचर occurring after the erection of partition. The limit state of serviceability for deflection, including the effect of creep, shrinkage, and temperature occurring after the erection of partition. After erection of partition and application of finishing and applicable the floor and roof is restricted to. जो डिफ्लेक्शन होता है वो कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो पूछ रहा है। तो आफ्टर इरेक्शन ऑफ पार्टीशन जो होता है वो कम होता है, कितना होता है, 350 होता है, स्पैन बाई 350 और 20 mm whichever is less.
तो इसमें हो जाएगा कितना, आफ्टर इलेक्शन ऑफ पार्टीशन जो है, आफ्टर इलेक्शन ऑफ पार्टीशन ये हो जाएगा। अगर कास्ट लेवल से अगर करता, कास्ट लेवल से तो 250 होता, और पार्टीशन है इसमें तो कितना हो रहा, 350 होता, स्पैन बाय 350। नेक्स्ट है श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। श्रिंकेज डिफ्लेक्शन हम जानते हैं कि अनइक्वल टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड करते हैं, इसके वजह से होता है श्रिंकेज। इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम एंड स्लैब कैन बी लिमिटेड बाई पुटिंग कंप्रेशन स्टील एंड कंप्रेशन स्टील इक्वल टू टेंसाइल स्टील। सही बात, अगर दोनों इक्वल प्रोवाइड कर देंगे, दोनों इक्वल कंप्रेसिव स्टील एंड टेंसाइल स्टील दोनों इक्वल करेंगे तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं श्रिंकेज डिफ्लेक्शन को, तो ए हो जाएगा। इन द केस ऑफ टू वे स्लैब, इन द केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज, जो टू वे स्लैब दिया हुआ है तो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्शन का एक जो क्राइटेरिया होता है टू वे स्लैब में कितना होता है, एल एक्स डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 40 फॉर टू वे स्लैब के लिए। एल एक्स क्या होता है, शॉर्टर स्पैन होता है, लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पैन। तो यही बोल रहा है इसमें कि टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लॉन्ग स्पैन, नहीं शॉर्ट स्पैन का फंक्शन, क्योंकि देखें हम लोग एल एक्स डिवाइड बाई डी का फंक्शन होता है, एल एक्स डिवाइड बाई डी, तो शॉर्ट स्पैन का फंक्शन होता है, दैट इज बी। फॉर द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन बीम रिजल्ट इन, बोल रहा है फॉर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन, फॉर लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील कर रहे हैं इन आर सी बीम रिजल्ट इन, हाई स्टील अगर यूज कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इंक्रीज द डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज द डेप्थ, लिमिटिंग डिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंक्रीज करेंगे डेप्थ को, दैट इज इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के लिए पूछ रहा है, पर मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, एट द सपोर्ट, सपोर्ट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए कंटिन्यूअस आरसीसी बीम लाइव लोड शुड बी प्लेस्ड, लाइव लोड कहाँ पे प्लेस्ड करेंगे वो कर रहा। अगर ये मान लीजिए कंटिन्यूअस बीम है, ये मेरा कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है, तो इस सपोर्ट पे हमको अगर पॉजिटिव या सैगिंग मोमेंट चाहिए तो ये दोनों स्पैन छोड़ के इसको बगल वाला को हम लोग लोड करते हैं। तो उस जिस सपोर्ट है उसके नियरेस्ट जो स्पैन है उसको हम लोग लोड नहीं करके उसके बगल वाले को लोड करते हैं। स्पैन एडजेसेंट टू सपोर्ट प्लस अल्टरनेट, एडजेसेंट नहीं करेंगे, तो हम लोग देखें कि सपोर्ट को जो एडजेसेंट है उसको छोड़ करके उससे पहले करते हैं। तो स्पैन एडजेसेंट टू सपोर्ट, एडजेसेंट नहीं, ऑल द स्पैन एक्सेप्ट द स्पैन एडजेसेंट टू स्पैन, ऑल द स्पैन एक्सेप्ट द स्पैन एडजेसेंट टू सपोर्ट भी गलत है, ऑल द स्पैन नहीं करेंगे। स्पैन नेक्स्ट टू द एडजेसेंट स्पैन ऑफ द सपोर्ट प्लस अल्टरनेट, सही है। स्पैन नेक्स्ट टू द एडजेसेंट स्पैन, ये मेरा सपोर्ट था, इसको ये स्पैन को छोड़ करके इसके बगल का जो स्पैन है उसको करेंगे, फिर इसको भी बगल का छोड़ करके जो नियरेस्ट स्पैन है सपोर्ट का उसको छोड़ के उसके बगल का जो है उसको हम लोग उसके नियरेस्ट स्पैन को लोड करेंगे। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा फॉर सैगिंग के लिए। डिजाइन ऑफ वन वे आरसीसी स्लैब फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज डन बाई, डिजाइन ऑफ वन वे आरसीसी स्लैब फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लोड यूजिंग पिगर्स मोमेंट कोएफिशिएंट टी बीम के लिए होता है। तो टेकिंग स्लैब स्टेप्स ऑफ यूनिट विड्थ कंटेनिंग द लोड, टेकिंग द स्लैब विड्थ इफेक्टिव इन द रेसिस्टिंग लोड, इसमें कौन सा हो जाएगा, टेकिंग द इफेक्टिव, जो टेकिंग स्लैब स्टेप इफेक्टिव विड्थ इफेक्टिवली लेंगे रेसिस्टिंग लोड के लिए, दैट इज सी। नेक्स्ट है इन द फिगर्स कोएफिशिएंट मेथड, फिगर्स कोएफिशिएंट मेथड देखते टी बीम के लिए होता है। द नोटेशन फॉर कोएफिशिएंट एज अल्फा x4 एंड अल्फा by 4 including suffix 4 since the panel is continuous on all the 4 edges. The Poisson's ratio of the concrete has no contribution, Poisson's ratio contribution होता है, गलत है। The applicability is restricted to the case when the wheel load is centrally placed. ये applicability जो ये बोल रहा है फिगर्स कोएफिशिएंट मेथड जो होता है कब अप्लीकेबल होता है, जब रिस्ट्रिक्टेड है केस ऑफ बिल लोड, सेंट्रल पर जब प्लेस करेगा बिल लोड तभी रिस्ट्रिक्टेड होता है, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टी बीम रूफ सेक्शन हैज बी फ्लोइंग डाटा दिया हुआ है, स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रिप दिया हुआ है, डेप्थ बीम दिया हुआ है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। पूछ क्या है इसमें, इफेक्टिव विड्थ, तो इफेक्टिव विड्थ का हम लोग फार्मूला जानते हैं। इफेक्टिव विड्थ जो होता है टी बीम का अगर आइसोलेटेड रहता तो आइसोलेटेड रहता है, अगर टी बीम का इफेक्टिव विड्थ आइसोलेटेड रहता है तो एल नोट डिवाइड बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू होता है आइसोलेटेड में।
बट यहाँ पे आइसोलेटेड नहीं दिया हुआ है, रूफ सिलेक्शन में है। तो रूफ सिलेक्शन में कितना होता है इफेक्टिव विड्थ एल नोट डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। एल नोट डिवाइड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। एल नोट जो होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, उस डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट और डिस्टेंस को हम लोग एल नोट करते हैं। इफेक्टिव विड्थ अगर देखा जाए, इफेक्टिव विड्थ का जो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, एल नोट डिवाइड बाई 6 प्लस विड्थ ऑफ वेव प्लस 6 डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ये आइसोलेटेड नहीं है, टी बीम का विड्थ हो गया रूफ स्लैब में, रूफ सेक्शन में। ठीक है, तो अब एल नोट कितना दिया हुआ यहाँ पे इसमें देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्रैक्चर ये दिया हुआ है। बी नोट कितना दिया हुआ है मेरा, बी नोट डेप्थ ऑफ बीम, बी नोट कितना दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है आर बी का वैल्यू, या थिकनेस हो गया, डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 100। अब ये दिया हुआ एल नोट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एल नोट बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद देख रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरा, तो 1500 mm आ रहा है, दैट इज डी। सिंपल सा इसमें सिर्फ फार्मूला याद रखना था, एल नोट डिवाइड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ। अब ये एल नोट जो होता है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है मैचिंग का है। मैचिंग में क्या, रिगार्डिंग द मिनिमम कंक्रीट कवर, कवर पूछ रहा है, स्टील सेक्शन कवर पूछ रहा है, मिनिमम सेक्शन में किसमें कितना होता है वो पूछ रहा है मिनिमम कवर। तो इसको देख लेते हैं कवर कितना कितना होता है। हम लोग पहले भी देखे थे कि जो मिनिमम कवर होता है स्लैब में देखा जाए तो 15 होता है, बीम में देखा जाए 25 होता है, कॉलम में देखा जाए तो 40 होता है, और सबसे ज़्यादा होता है फुटिंग में, वो कितना होता है 75 होता है। इसमें अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। for longitudinal reinforcement in column of size 200 mm and less with 12 meter diameter bar as longitudinal steel. For longitudinal reinforcement in beam, for longitudinal bar in slab. स्लैब में सबसे कम होता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि स्लैब में सबसे कम है। तो for longitudinal bar in slab, स्लैब में जो कवर कितना हो जाएगा मेरा, तो 15 mm दैट इज 2 हो जाएगा। सी का 2 इसमें दिया हुआ है, सी का 2 दोगों में दिया हुआ है, सी का 2, तो डी का मेरा, बी का 3 हो जाएगा, बी का यहाँ से देख सकते हैं कि 3 हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, बचा डी। फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम ऑफ साइज मोर देन 200 mm, अगर साइज जो है कॉलम का 200 से ज़्यादा है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार इन कॉलम ऑफ साइज मोर देन 200, इस केस में कितना हो जाएगा, अगर कम रहता है तो होता है 25 mm। इसमें क्या दिया हुआ था, फॉर लॉन्गिट्यूडनल बार इन्फोर्समेंट बार कॉलम साइज इतना mm एंड लेस देन 5 mm डायमीटर बार आर लॉन्गिट्यूडनल स्टील, इसके लिए कितना हो गया 25 mm। तो एक का 4 हो गया। बी का मेरा कितना आ गया था, लॉन्गिट्यूडनल बार इन्फोर्समेंट बीम के लिए अभी देखें 3 आ गया था, सी के लिए मेरा तो 3, ये 2, 4 3 2 1, ऑप्शन देख लेते हैं, 4 3 2 1 किसमें दिया हुआ, 4 3 2 1 दैट इज ए। नेक्स्ट है मिनिमम परसेंटेज एरिया ऑफ H/SD बार रेनफोर्समेंट, मिनिमम परसेंटेज एरिया ऑफ H/SD रेनफोर्समेंट इन 150 mm थिक वाटर टैंक। अच्छा, वाटर टैंक आ गया। वाटर टैंक में जो मिनिमम जो परसेंटेज एरिया होता है या रेनफोर्समेंट होता है वो कितना होता है, अगर जो थिकनेस है 100 mm से कम है, अगर थिकनेस 100 mm से कम है, थिकनेस जो है 100, अगर थिकनेस जो है, जो थिकनेस है वाटर टैंक का जो थिकनेस है वो कम है या इक्वल है 100 mm से, तो कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 0.24% प्रोवाइड करते हैं एरिया रेनफोर्समेंट। ठीक है, और अगर थिकनेस 450 से कम और 100 से ज़्यादा है तब हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों का, ये अगर 450 से ज़्यादा है तो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं 0.16%। यहाँ से कह सकते हैं 0.16% का प्रोवाइड करते हैं जब थिकनेस ग्रेटर है मेरा 450 से। 0.24% का प्रोवाइड करते हैं जब मेरा थिकनेस लेस देन या इक्वल टू 100 mm से, ये mm में ही है।
लेकिन यहाँ पर 150 mm है, 150 mm है तो ये दोनों के बीच में है। तो पॉलिनोमियल जो है इसको फ्रैक्शन से निकालेंगे, तो अप्रोक्स कितना आएगा इसका, इसको अप्रोक्स मेथड से निकालेंगे तो 0.24 माइनस 0.08 इंटू टी माइनस 100 डिवाइड बाई 450 इंटू 100, इससे निकालेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्स मेरा 23। तो 150 के लिए मेरा आ गया 0.23। 0.6 किसके लिए आया था, जब मेरा थिकनेस ग्रेटर है 450 mm से। और 0.24 कब आया था, जब मेरा थिकनेस कम है, मतलब थिकनेस कम रहता है तो हम लोग रेनफोर्समेंट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, 100 mm से कम है तब हम लोग ये किए थे। बट यहाँ पर 150 था तो अप्रोक्स इससे निकाल सकते हैं, तो सी आ जाएगा अप्रोक्सीमेट मेथड से। नेक्स्ट है, इन द लोड बैलेंस प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम अंडर सेल्फ लोड द क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू। लोड बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, तो सेल्फ बेट होता है या सेल्फ लोड होता है क्रॉस सेक्शन को, क्या प्रोवाइड करता है, तो एक्सियल स्ट्रेस देता है सेल्फ लोड, दैट इज ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम 150 mm इंटू 300 mm सपोर्ट लाइव लोड दिया हुआ है ओवर ए सिंपल स्पैन, 8 मीटर स्पैन लेंथ दिया हुआ है, हेड इज पैराबोलिक केबल, इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 25 mm एंड मिड स्पैन एट द mid span and 0 at the ends. The pre-stressing force required to maintain the net resultant stress at the bottom and mid span is 0. Net resultant stress जो हो रहा है वो कह रहा है 0 हो जाए, तो उसमें pre-stressing force कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक बीम दिया हुआ है, ये दिया हुआ 150, ये दिया हुआ 300, तो इसमें सबसे बोल रहा है कि नेट रिजल्टेंट फोर्स स्ट्रेस जो है वो 0 हो जाए। नेट स्ट्रेस 0 हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे, 150 इंटू 300 मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, BdQ डिवाइड बाई 12। फिर इसको और देखा जाए तो एरिया निकाल लिए B इंटू डी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए BdQ डिवाइड बाई 12 से। इसके बाद हम लोग डेड लोड निकालेंगे, डेड लोड कितना हो जाएगा, डेड लोड इसका निकालेंगे तो डेड लोड कितना हो जाएगा मेरा 25 इंटू 0.15 इंटू 0.3, इसे डेड लोड निकाल लेंगे तो आ जाएगा मेरा 1.125। लाइव लोड दिया हुआ है, टोटल लोड निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ के टोटल लोड निकल जाएगा। टोटल लोड कितना आ रहा है मेरा 1 + 5 मतलब 6.125। यहाँ सब लोग देखें एक जो बीम दिया हुआ था, इस बीम का एरिया निकाल लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए, टोटल लोड निकाल लिए, तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 8। यहाँ से लोड निकालेंगे, पहला लोड निकालेंगे, बॉटम पर स्ट्रेस निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, तो M डिवाइड बाई I इंटू बाई, तो प्री स्ट्रेस ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा प्री स्ट्रेस के वजह से जो होगा, प्री स्ट्रेस के वजह से जो लोड होगा वो कितना हो रहा है मेरा P/A प्लस PE बाई डिवाइड बाई I। ये दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ से मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा। पहला केस में जब देखें सिग्मा का वैल्यू कितना था M डिवाइड बाई I इंटू बाई, और सेकंड केस में देखें सिग्मा BC का वैल्यू कितना था, तो P हो गया प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, एरिया हो गया प्लस PE बाई डिवाइड बाई I। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों यूज करेंगे, दोनों से मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा। I निकालने आ गया, M निकालने आ गया। M को हम लोग देखें तो फार्मूला कितना था WL² डिवाइड बाई 8। W इफेक्टिवली निकालेंगे, W कितना हो जाएगा लाइव लोड प्लस डेड लोड। डेड लोड कितना हो गया था मेरा 25 इंटू 0.3 इंटू 0.15, इसे निकाल लिए थे। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो P का वैल्यू आ रहा 392 आ रहा, दैट इज D। नेक्स्ट है ए पार्शियली प्री स्ट्रेस मेंबर इज 1 in। पार्शियली प्री स्ट्रेस मेंबर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें होगा। पार्शियली प्री स्ट्रेस मेंबर जो होता है वो कौन सा हो रहा है इसमें, तो टेंसाइल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग आर परमिटेड अंडर सर्विस लोड, जो सर्विस लोड में एक्ट करता है। पार्शियली प्री स्ट्रेस मेंबर इज 1 in which टेंसाइल स्ट्रेस एंड क्रैकिंग आर परमिटेड अंडर सर्विस लोड। सर्विस लोड में प्रोवाइड उसको पार्शियली बोलते हैं प्री स्ट्रेस, दैट इज ये।
नेक्स्ट है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम डिजाइन बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मेरा दिया हुआ है, वर्किंग लोड दिया हुआ है मेरा 500, तो कोलैप्स लोड पूछ रहा है, तो कोलैप्स लोड कितना होता है? कोलैप्स लोड बराबर जानते हैं 1.5 इंटू वर्किंग लोड, दैट इज 5 इंटू 15 बोल तो 750, दैट इज सी। नेक्स्ट है शियर स्पैन इज डिफाइंड एज। शियर स्पैन उस स्पैन को कहते हैं जहाँ पे जिस स्पैन पे शियर फोर्स जो कांस्टेंट हो, शियर फोर्स इज कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बोल रहा। शियर क्रैक स्टार्ट ड्यू टू हाई डायगोनल टेंशन इन केस ऑफ बीम विथ देयर वेव एंड हाई प्री स्ट्रेचिंग फोर्स। शियर क्रैक जो होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा? शियर क्रैक जो क्रैक्स है स्टार्ट कहाँ से करता है? ड्यू टू हाई डायगोनल टेंशन। देखें तो डायगोनल टेंशन जो होता है ऊपर में डिक्रीज करता है न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, और बॉटम जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो शियर क्रैक स्टार्ट ड्यू टू हाई डायगोनल टेंशन इन केस ऑफ बीम विथ देयर वेव्स एंड हाई प्री स्ट्रेचिंग फोर्स। सही है। शियर डिजाइन फॉर प्री स्ट्रेच कंक्रीट बीम इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड नहीं होता। इट इज द जोन वेयर बेंडिंग मोमेंट इज डोमिनेंट एंड शियर इज सिग्निफिकेंट। क्रैक्स अकर 20 to 30 डिग्री भी गलत है। आफ्टर द डायगोनल क्रैकिंग द मैकेनिज्म ऑफ शियर ट्रांसफर इज, फर्स्ट ही मेरा सही है, दैट इज ए। बोल रहा है बोल अल्टीमेट लोड डिजाइन। अल्टीमेट लोड डिजाइन में प्री स्ट्रेचिंग कंक्रीट गर्डर यूज फॉर ब्रिज कॉम्बिनेशन ऑफ लोड फैक्टर यूज इज डेड लोड एंड लाइव लोड कितना होता है अल्टीमेट लोड डिजाइन में, उसका कोफिशिएंट कितना होता है डेड लोड एंड लाइव लोड का, वो बोल रहा है। फॉर द अल्टीमेट लोड डिजाइन प्री स्ट्रेच कंक्रीट गर्डर यूज फॉर ब्रिजेज combination of load factor का combination used is dead load and live load are dead and live load respectively। तो dead load and live load का जो फैक्टर होगा वो कितना होगा वो पूछ रहा है। तो इसमें जो अल्टीमेट डिजाइन में होता है डेड लोड होता है 1.5 और लाइव लोड जो होता है 2.5 होता है। हम लोग जानते हैं कि लाइव लोड हमेशा ज़्यादा होता है, तो डेड लोड के लिए 1.5 एंड लाइव लोड के लिए 2.5, दैट इज ये। नेक्स्ट है फॉर द प्री टेंशन रेक्टेंगुलर प्लैंक द अपलिफ्ट एट द सेंटर ऑन रिलीज ऑफ वायर्स फ्रॉम द एंकर्स ड्यू टू प्री टेंशनिंग ओनली विल बी। अच्छा अपलिफ्ट कितना पूछ रहा है एट द सेंटर पे अपलिफ्ट कितना होगा वो पूछ रहा है। और रेक्टेंगुलर दिया हुआ है प्लैंक, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लैंक है, इसको अगर हम लोग एंकर कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं ड्यू टू प्री स्ट्रेचिंग फोर्स के, तो इस तरह से इसको बेंड करेगा, इसमें फोर्स लग रहा है यहाँ, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ या फिर अपलिफ्ट हुआ वो पूछ रहा है कितना होगा। इसको मान लेकर डेल होता है, तो डेल का वैल्यू हम लोग जानते हैं, डेल बराबर कितना होता है ml² डिवाइड बाई 8EI। ml² डिवाइड बाई 8EI, एम कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर P लगा रहा है, ये अगर इसेंट्रिसिटी इसका E है, तो m कितना हो जाएगा मेरा PEL² डिवाइड बाई 8EI। ठीक है, सिंपल से अगर देखा जाए मेरा प्लैंक दिया हुआ था, इसको हम लोग थोड़ा टिल्ट किए, ये डिफ्लेक्शन जो हुआ वो कितना हो जाएगा मेरा ml² डिवाइड बाई 8EI। यहाँ पे अगर फोर्स प्री स्ट्रेचिंग फोर्स P लग रहा है, ये इसेंट्रिसिटी है, तो m बराबर कितना हो जाएगा ml² डिवाइड बाई 8EI हो गया। m कितना हो जाएगा PEL² डिवाइड बाई 8EI। आंसर इसका हो गया PL² बाई 8EI, PEL² डिवाइड बाई 8EI, दैट इज सी। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल यूजिंग। डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल करते हैं? स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, दैट इज सी। इन द लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन एनफोर्समेंट कंट्रोल। स्पेसिंग होता है क्या कंट्रोल करता है? तो क्रैकिंग। स्पेसिंग जो हो गया वो क्रैकिंग, तो स्पेसिंग करा, स्पेसिंग क्रैकिंग हो गया। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा मेरा? ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, या कह सकते हैं कि ये सर्विसेबिलिटी को ये करता है। ड्यूरेबिलिटी मेरा कवर को, कवर सही से दिए तो ड्यूरेबल रहेगा, तो ड्यूरेबिलिटी हो गया कवर के लिए। स्पेसिंग के लिए क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन के लिए फ्लेक्चर या स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। तो यहाँ पर स्पेसिंग के लिए था तो क्रैकिंग हो जाएगा, स्पेसिंग के लिए क्रैकिंग। नेक्स्ट है फॉर द सेक्शन फॉर ए गिवन बीम सो इन फिगर स्पैन ऑफ द बीम का स्पैन दिया हुआ, करंट कंक्रीट दिया हुआ है 25, एपी का वैल्यू दिया हुआ, तो पूछ रहा है इफ द सेक्शन इज चेक्ड फॉर सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन देन इट विल बी फाउंड दैट।
तो इसमें देख रहे हैं कि इसको जज नहीं कर सकते हैं, दैट इज नॉट जज, दैट इज डी। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट, अगर अनइक्वल टॉप एंड बॉटम रेनफोर्समेंट रहते हैं तो उसमें श्रिंकेज होगा, श्रिंकेज डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज श्रिंकेज डिफ्लेक्शन। अनइक्वल टॉप एंड बॉटम डिफ्लेक्शन इन द रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन, अगर अनइक्वल प्रोवाइड करते हैं टॉप एंड बॉटम में रेनफोर्समेंट तो इसके वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, तो होगा श्रिंकेज डिफ्लेक्शन, दैट इज बी। या इन प्री टेंशन प्लैंक, इन प्री टेंशन प्लैंक depth D1 is placed over the simply separated and the additional in situ concrete D2, एक D2 नीचे है उसके ऊपर D1 प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लाइट ऑन टॉप, अच्छा D2 ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट इज दैट प्रोबेबल शेप ऑफ अ स्ट्रेस ब्लॉक ऑन द हार्डनिंग ऑफ इन सिटू कंक्रीट, स्ट्रेस ब्लॉक का पूछ रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबल शेप ऑफ अ स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेस ब्लॉक का शेप कैसा होगा, तुम लोग स्ट्रेस ब्लॉक का शेप तो देखें इस तरह से होता है ना, स्ट्रेस ब्लॉक का शेप जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ फाउंडेशन फॉर लार्ज जनरेटर, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन किसके लिए, लार्ज जनरेटर के लिए, इज गाइडेड प्राइमरली, तो फाउंडेशन का जो डिजाइन होता है लार्ज जनरेटर के लिए वो किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे, दैट इज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन करता है, दैट इज ए। इन कंक्रीट पेडिस्टल मेड ऑफ M20 मिक्स इज सो इन फिगर, देन द tan अल्फा वैल्यू इज इन द केस विल बी, अच्छा tan अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। tan अल्फा का इसमें फॉर्मूला होता है, tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा जो होता है नॉट ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.9 अंडर स्क्वायर रूट 1 + 100 Q डिवाइडेड बाई FCK। इसको और अगर देखा जाए तो इसको अगर tan अल्फा का वैल्यू देखें इज ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना का होता है, tan अल्फा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.9 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 100 Q डिवाइड बाई FCK। FCK इसमें कितना दिया हुआ था, M20 दिया हुआ था, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। tan अल्फा इज ग्रेटर देन 0.9 1 + 100 Q का वैल्यू कितना दिया हुआ था मेरा, तो 3 मेगापास्कल एंड 20, देख लेते हैं उसमें कितना दिया हुआ था, Q दिया हुआ 3, अल्फ़ा निकालना है, M20 दिया हुआ है, तो tan अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग देखें, tan अल्फ़ा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0.9 अंडर स्क्वायर रूट 1 + 100 Q डिवाइड बाई FCK। इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इट ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करें तो 3.6 आ रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 3.6। Q का वैल्यू दिया हुआ है, M का वैल्यू दिया हुआ है, FCK वैल्यू दिया हुआ है 20, Q दिया हुआ है 3, FCK दिया हुआ है 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 3.6। तो यहाँ से कह सकते हैं कि tan अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 3.6, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.6, दैट इज डी। नेक्स्ट है द रिडक्शन कोफिशिएंट ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट कॉलम विथ एन इफेक्टिव लेंथ, क्या बोला, रिडक्शन कोफिशिएंट पूछ रहा है किसमें, रेनफोर्स्ड कॉलम विथ इफेक्टिव लेंथ 4.8 एंड साइज इतना, रिडक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, CR का वैल्यू देखा जाए तो 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइड बाई 48B, L इफेक्टिव डिवाइड बाई 48B। हम लोग जानते हैं रिडक्शन कोफिशिएंट CR से इंडिकेट करते हैं कॉलम में, वो कितना होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 48B, ठीक है, 1.25 रहने देते हैं, माइनस L इफेक्टिव 4.8 दिया हुआ है, ठीक है, 48B का वैल्यू 25, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसको वैल्यू जो आ रहा है वो कितना रहा 0.85 आ रहा है, 0.85 आ रहा है। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.85। सिंपल से इसका सिर्फ फार्मूला लगाना था रिडक्शन कोफिशिएंट का, CR इज इक्वल टू 1.25 माइनस में होता है L इफेक्टिव का 48B, इसी फार्मूला पे बनाना था, तो आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है गिवन डाटा दिया इफेक्टिव डेप्थ बेड्थ एंड ओवरऑल डेप्थ, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेशन का मैक्सिमम एरिया कितना होता है 0.04 ओवरऑल एरिया का, 0.04 BD ओवरऑल एरिया होता है, यहाँ पे ध्यान देना ओवरऑल एरिया लिया जाता है ना कि इफेक्टिव, दैट इज भी मैक्सिमम कंप्रेशन में भी मैक्सिमम यही होता है, टेंशन में मैक्सिमम इतना ही होता है, मिनिमम होता है कंप्रेशन में 0।
अगर कंप्रेशन में मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ये हो गया टोटल एरिया पे। मिनिमम पूछता, मिनिमम कितना होता है 0 कंप्रेशन में। टेंशन में पूछता तो टेंशन में मैक्सिमम ये होता है और मिनिमम जो होता है वो 0.4% जो एरिया होता है AST टॉप डी लेस देन 0.4 डिवाइड बाई 0.87 FY। तो मैक्सिमम था, मैक्सिमम होता है 0.8% ओवरऑल एरिया। नेक्स्ट है द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स। फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम कास्ट लेवल। कास्ट लेवल से मेजर करते हैं तो हम लोग देखे थे स्पैन बाय 250 आ जाता है, या अगर पार्टीशन रहता है तो स्पैन बाय 350 हो जाता है। कास्ट लेवल से मेजर करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है तो स्पैन बाय 250 हो जाएगा, और पार्टीशन रहता है तो स्पैन बाय 350 हो जाता है, इसमें कम होता है। तो इसमें पूछ रहा है एज ए कास्ट लेवल पे तो कितना हो जाएगा स्पैन बाय 250। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पैन बाय 250 दैट इज सी। ये कब होता है जब पार्टीशन इरेक्ट करा जाता है, तब पार्टीशन इरेक्ट किया जाता है तब होता है 350। ऐसे होता है कास्ट लेवल पे तो स्पैन बाय 250। नेक्स्ट है फिगर दिया हुआ है, फिगर शो द पोजीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बिल लोड ऑन द ब्रिज डेक फॉर डिटरमाइनिंग द बेंडिंग मोमेंट इन द गर्डर बाय कॉर्बन्स थ्योरी। कॉर्बन्स थ्योरी से बेंडिंग मोमेंट निकालने बोल रहा है। द रिएक्शन फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन फैक्टर होगा, अगर ध्यान से इसका देखा जाए तो अगर रिएक्शन फैक्टर देखा जाए इसमें, रिएक्शन फैक्टर अगर देखा जाए इसमें तो रिएक्शन फैक्टर जो होगा 1.8, 1.3 एंड 0.87। रिएक्शन फैक्टर 0.8 W, 0.133 एंड 0.7 दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब इज 25 mm थिक। द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज्ड। तो मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार इन स्लैब में कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 5 जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाई 8। अगर रेनफोर्स्ड स्लैब में जो मैक्सिमम 5 जो होता है मैक्सिमम कितना होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब डिवाइड बाई 8। थिकनेस कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 8 करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 8 9 72 9 पॉइंट समथिंग आता है, बट मिनिमम होता है नॉट लेस देन, या मैक्सिमम ये है तो मिनिमम इसमें क्या 9 mm का बार नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग 8 mm का बार प्रोवाइड करते हैं दैट इज सी। इसमें याद यही रखना है कि 5 जो मैक्सिमम होगा वो कितना होता है, 5 जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, वो थिकनेस डिवाइड बाई 8 दैट इज सी। नेक्स्ट है इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब। इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब एट द ऑल एजेस टॉर्सनल रेंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। इन द डिजाइन ऑफ टू वे स्लैब रिस्ट्रेंड एट ऑल एजेस। जो ऑल जो एज है टू वे स्लैब का वो रिस्ट्रेंड है, तो टॉर्सनल रेंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, रिस्ट्रेंड है तो टॉर्सनल रेंफोर्समेंट हम लोग नहीं प्रोवाइड करते दैट इज 0 प्रोवाइड करते हैं। अगर रिस्ट्रेंड है ऑल द एज है टू वे स्लैब है, ऑल एज जो है इसका रिस्ट्रेंड किया हुआ है मीन्स फिक्स किया हुआ है, रिस्ट्रेंड है, तो जो टॉर्सनल रेंफोर्समेंट जो इसमें होगा, टॉर्सनल रेंफोर्समेंट जो होगा वो मेरा 0 प्रोवाइड करेंगे दैट इज डी। एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंडन। एट द टाइम ऑफ इनिशियल टेंशनिंग, जो इनिशियल टेंशनिंग कर रहे हैं, द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंडन इमीडिएटली बिहाइंड द एंकरेज सेल नॉट एक्सीड। मैक्सिमम टेंसाइल जो है 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दैट इज 80% ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बी। The cable for pre-stressed concrete simply separate beam subjected to uniform distributed load over the entire span should be ideally by। बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो केबल प्रोवाइड करते हैं, केबल जो प्रोवाइड करते हैं प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट सिंपली सेपरेट बीम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन शुड बी आइडियली। अगर इसमें देखा जाए ये बीम है यूडीएल इस पे है, इसमें जो केबल प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह से होता है, जो पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं बॉटम साइड में पैराबोलिक प्रोवाइड करते हैं, और जो इसेंट्रिसिटी जो होता है सपोर्ट पे देख रहे हैं, इसेंट्रिसिटी देख रहे हैं सपोर्ट पे वो 0 हो रहा है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है यहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो यही बोल रहा है कि प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेंटर पे नहीं बॉटम लेवल पे, प्लेस्ड एट द सम इसेंट्रिसिटी वैरी लीनियरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द एंड ऑफ मैक्सिमम। सेंटर पे नहीं होता है, जब भी होता है तो बॉटम साइड में होता है। पैराबोलिक विथ 0 इसेंट्रिसिटी एट द एंड्स एंड मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्पैन। अभी हम लोग देखें कि अगर ये है, इसमें जो केबल प्रोवाइड किए थे इस तरह से प्रोवाइड किए थे, तो केबल जो
ये सपोर्ट पे हो गया या एंड पे हो गया, वहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो मेरा है वो 0 है। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो सेंटर पे होगा। सेंटर पे जो मैक्सिमम होगा सेंटर पे होगा। तो इस तरह से मेरा डी आंसर हो गया। नेक्स्ट रहने देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 320 तक सॉल्व कर लिए, 280 से शुरू किए थे। हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लगभग 1 घंटा होने को है। तो हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। 280 से स्टार्ट करके 320 तक का क्वेश्चन हम लोग देखें। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं या एनालाइज किए हैं, एनालिसिस किए हैं। इसमें 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 320 से आगे का जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में इतना ही रहने